आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 के मैथ के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन को बताने वाला हूं और जो बाद बाकी 25 क्वेश्चंस बच जाते हैं उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए कि अगर a, b, c AP में हो और a प्लस बी बटा 2 बराबर x और b प्लस सी बटा 2 बराबर y हो तो x प्लस वाई का मूल्य है। मतलब बात को समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर a, b और c क्या है सर, AP में है। यहाँ पर हमें x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है और यहाँ पर हमें x प्लस वाई ज्ञात करना है। देखिए बात बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर a, b और c AP में है। AP में होने का मतलब क्या होता है कि जो सार्व अंतर होता है, यानी कि जो d होता है ना, d सार्व अंतर, ठीक है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है ये समान होता है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने ले लिया 1, 2, 3, ये तो एक AP में है। यहाँ पर a का मान हमने 1 ले लिया, b का मान 2 ले लिया, c का मान 3 ले लिया, कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको x बराबर दिया हुआ है, क्या है, a प्लस बी बटा 2। तो आप देख लीजिए ना सर, a का मान 1 है और b का मान 2 है, तो 1 जोड़ 2 बटा 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 बटा 2 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। और y के बदले यहाँ पर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है b प्लस सी बटा 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b प्लस सी बटा 2। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए b का मान 2 है, c का मान 3 है, तो 2 जोड़ 3 बटा 2, तो 2 और 3 कितना होता है, 5 बटा 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें x प्लस वाई निकालने के लिए बोला गया है ना, तो चलिए x प्लस वाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप x का मान कितना है, 3 बटा 2 है, तो यहाँ पर आप 3 बटा 2 लिखिए। y का मान कितना है, 5 बटा 2 है। बस सिंपल से यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो 2 का 2, यहाँ पर 3 जोड़ 5 आएगा, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 बटा 2, तो 2 के 2, 2 चौके 8, कितना आया, 4 आया। अब 4 आया ना, तो ऑप्शन को आप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन को समझ लीजिए। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर देखिए 2a है कि नहीं है, तो 2 का 2 और यहाँ पर a का मान हम लोग कितना लिए, 1 लिए हैं, तो ये कितना हो गया, 2 के 2 हो गया। इसको देखिए 2 का 2, b का मान कितना लिए हैं सर, तो 2 लिए हैं ना, तो यहाँ पर 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो 4 4 तो मिल गया ना, 4 4 तो मिल गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 2b, मतलब x प्लस वाई का जो मान होगा क्या होगा, 2b होगा। बात समझ में आया, बहुत ही सिंपल है कि नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने 1 2 3 ले लिया इसलिए बन गया, आप कोई दूसरा एपी लेके दिखाइए। तो चलिए हम लोग कोई दूसरा एपी ले लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा एपी भी आप ले सकते हैं। मान के चलिए हमने ले लिया 2, 4, 6, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो एक एपी में है, सार अंतर हर जगह पर समान है ना, तो 2 4 6 ये भी तो एपी में है। तो यहाँ पर देखिए a का मान 2 हो गया और b का मान 4 हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप बना लीजिए, आपको इशू नहीं है, आपका बन जाएगा। देखिए क्या होगा, a का मान 2, b का मान 4, तो 2 जोड़ 4 बटा 2, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, तो 6 बटा 2, तो 2 के 2, 2 3 6, यानी कितना आ गया सर, 3 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए y निकालना है। y क्या है, b प्लस सी बटा 2, तो b कितना है, 4 है, c कितना है, 6 है, तो 4 जोड़ 6 बटा 2 ले सकते हैं। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 बटा 2, तो 2 के 2, 2 बचे 10। क्लियर है, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, 5 मिल गया। ये सब मैं मिटा देता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि ये सब तो पहले का है, ये सब से कोई लेना देना नहीं है, ये सब मैं मिटा देता हूँ। देखिए समझिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा बात नहीं है कि आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x जोड़ y हमें निकालना है, तो x जोड़ y निकाल रहे हैं। चलिए, तो x का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, जोड़ का जोड़ y का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को हिट करिए, देखिए यहाँ पर a का मान 2 है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 और a की जगह पर 2 बिठाएंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है का, नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2b, b के जगह पे क्या है, b का सेंटर में मान देख लीजिए, क्या b का मान 4 है, तो यहाँ पर अगर 4 रख देंगे तो 2 चौके 8। देखिए इस केस में भी आपको वही देखने को मिलेगा। तो मतलब हर एक केस में आप कोई सा भी यहाँ पर एपी चूज कर लीजिए ना अपने मन से, आपको आंसर यहाँ पर आपका आंसर यही आने वाला है। क्लियर है, देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 सिक्कों को उछाले जाने पर किन्हीं में भी सिर न आने की संभावना है। अब ये सिर क्या है, तो सिर मतलब होता है हेड। यहाँ पर आप देखिए, जब आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा ना, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश को देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। हेड टेल आपको पता है ना, चितपट, हेड माने क्या होता है, चित होता है, चित होता है। ठीक है, चित, चित ऐसे होता है, चित। क्लियर है,
तो हेड मतलब क्या होता है, चित होता है, और टेल मतलब पट होता है। क्लियर है। अब जैसे कि आप अगर एक सिक्के को देखेंगे ना, एक अगर आप सिक्के का बात करेंगे तो एक सिक्के में क्या होता है, एक सिक्के का मैं बात कर रहा हूँ, एक सिक्के में क्या होता है, हमारा एक हेड होता है, एक टेल होता है। क्लियर है। एक हमारा हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब अगर यहाँ पर अगर आप कुल परिणाम ज्ञात करेंगे ना, पहला बात तो कुल परिणाम आपको ज्ञात करना है कि टोटल रिजल्ट आपको कितना मिलेगा। देखिए, अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो या तो आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, तो यहाँ पर परिणाम आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर। यहाँ पर परिमाण जो परिणाम होगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर आप 2 सिक्का उछालते हैं, बात को समझ लीजिए सर, अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो क्या मिलेगा, या तो आपको हेड मिलेगा या फिर आपको टेल मिलेगा, यानी कि दो परिणाम यहाँ पर मिलेगा, 2 रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है। अगर आप 2 सिक्का उछालते हैं तो क्या क्या मिल सकता है, इस बात को आप समझिए। या तो आपको हेड मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको हेड टेल मिलेगा, या फिर आपको टेल और हेड मिलेगा, या फिर दोनों में आपको टेल टेल मिलेगा। यानी यहाँ पर देखिए कुल रिजल्ट कितना है, तो 1 2 3 4 रिजल्ट मिलेगा, टोटल रिजल्ट कितना है, 4। तो उसी प्रकार से देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है, अगर आप 3 सिक्का उछालेंगे तो इसके देखिए किस, जैसे मान के चलिए अगर आप n सिक्के का बात करूं मैं, अगर आप n सिक्का उछाल रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा 2 के पावर में n हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप 3 सिक्का उछालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 के पावर में 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कितना रिजल्ट मिलेगा, टोटल 8 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना सिक्का उछाल रहे हैं, 4 सिक्का उछाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 4 लिखेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16, कितना आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिर न आने की प्रायिकता, और प्रायिकता हम लोग कभी भी निकालते हैं ना, प्रायिकता का सिंपल सा फंडा होता है कि जो टोटल होगा उसको आपको नीचे लिखना है, और जो निकालने दिया है उसको आपको ऊपर में लिखना है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल कितना है, टोटल है 16 आपका, तो 16 का हम लोग नीचे में लिखेंगे, और जो निकालने दिया है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। तो निकालने क्या बोला है कि सिर न आने की प्रायिकता, मतलब हेड न आने की प्रायिकता। अब बताइए कि अगर हेड नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है सर, टेल आएगा। हेड नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, टेल आएगा, और सिक्का में टेल के टो होता है तो टेल एक ही टो होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया। क्योंकि सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो निकालने दिया है उसको ऊपर में, जो टोटल है उसको नीचे में लिखना है और हमें बनाना है। सिंपल सा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए सर, अगर 8 से n स्क्वायर माइनस 1 भाज्य है तो n है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर ऊपर में है, नीचे हमारा 8 है, और ये पूरा पूरी कट जा रहा है। तो पूरा पूरी कब कटेगा, जब n हमारा प्राकृतिक संख्या होगा, या फिर पूर्णांक होगा, या फिर पूर्ण संख्या होगा, या फिर विषम पूर्णांक होगा, क्या होने से कटेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं ना। तो प्राकृतिक संख्या हमारे क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ये सब हमारा प्राकृतिक संख्या है। पूर्णांक क्या होता है, 0 होता है, प्लस माइनस 1 भी होता है, प्लस माइनस 2 भी होता है, इस प्रकार से चलता है। यहाँ पर देखिए सम पूर्णांक का बात हो रहा है। सम पूर्णांक माने क्या, खाली सम संख्या ही रहेगा, जैसे कि 0 रहेगा, प्लस माइनस 2 रहेगा, प्लस माइनस 4 रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। विषम पूर्णांक मतलब क्या हो गया कि आपका प्लस माइनस 1 रहेगा, प्लस माइनस 3 रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये बात तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए एक एक करके चेक करते हैं। मान के चलिए प्राकृतिक संख्या में हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का डायरेक्ट में कर देता हूँ, n का स्क्वायर करेंगे यानी n के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/8, तो ये 3/8 हुआ। पूरा पूरी कटा, नहीं कटा, तो ये तो होगा नहीं। पूर्णांक में देख लीजिए, पूर्णांक में भी तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर तो हमें 2 मिलेगा, तो ये भी तो होगा नहीं। अब देखिए जो सम पूर्णांक है यहाँ पर भी तो हमें 2 मिलेगा, तो ये वाला भी तो होगा नहीं, तो होगा क्या, विषम पूर्णांक होगा। बात समझ में आया। यहाँ पर हम लोग n बराबर 2 लेकर जब चेक किए तो प्राकृतिक संख्या में भी 2 है, ये तो हुआ नहीं। पूर्णांक में भी 2 है, ये भी तो होगा नहीं। पूर्ण संख्या यानी कि सम पूर्णांक में भी हमारा 2 है, ये भी तो होगा नहीं। तो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। आप चाहे चेक करके देख लीजिए ना। 1 को रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो 0/8, तो कट ही तो गया, तो 0 तो आ गया। 3 को रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 9 में गया, तो 8/8 कट तो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से। एक 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को प्रत्येकी 1 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटा जाता है। सभी छोटे घनों का बड़े घन के सतह क्षेत्रफल से अनुपात है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर घन के सतह क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, यहाँ पर सतह क्षेत्रफल की जगह पर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा हुआ हो सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा।
पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर कुल और वक्र का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सरफेस एरिया जिसको इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। और जब सरफेस एरिया यानी कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात होता है तब हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, क्लियर है। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा रहेगा मतलब वक्र और कुल कुछ भी नहीं रहेगा, बात को समझ लीजिए, वक्र और कुल कुछ भी नहीं लिखा रहे, सिंपल सा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा रहे, तो उस केस में आपको क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको यूज करना है। अब आप खुद बताइए, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, एक बड़का जैसा घन है जिसका भुजा है कितना 4 सेंटीमीटर। अब इस घन को क्या करना है, आपको काटना है, किसमें काटना है, छोटे छोटे घनों में काटना है। और जो छोटे छोटे आप घन बनाएंगे उसका जो साइज होगा मतलब उसका जो भुजा होगा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो बताइए आप कितना घन, कितना पीस आप घन में काट सकते हैं इसको। तो आप तो डायरेक्ट बोलेंगे सर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है बड़का जैसा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट रहे हैं तो 4 ठो घन होगा। तो ये अगर आप ऐसे बोल दिए तो ये सरासर आपका गलत हो गया। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है, कभी भी एक बात को आप ध्यान से रखिए, कभी भी अगर हम लोग कोई भी मान के चलिए बड़ा जैसा कोई भी वस्तु है, ठीक है, जब उसको हम लोग छोटे वस्तु में कन्वर्ट करेंगे, जब उसको हम लोग छोटे वस्तु में कन्वर्ट करेंगे, बात को समझ लीजिए सर, कोई बड़ा वस्तु है जब उसको हम लोग छोटे वस्तु में कन्वर्ट करेंगे तो इस केस में क्या होता है, हमारा आयतन यानी कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, आयतन समान होना चाहिए दोनों का, मतलब इसका जितना आयतन होगा उसका भी इतना ही आयतन होना चाहिए। बात क्लियर, इसका जितना आयतन होगा इसका भी उतना ही आयतन होना चाहिए, मतलब दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। अब देखिए आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए एक होता है आपका 3D, ठीक है, एक होता है 3D आकृति, एक होता है 2D आकृति। अगर हम लोग 3D आकृति का बात करेंगे तब आयतन समान होना चाहिए, और अगर 2D आकृति का बात करेंगे तो उस केस में क्षेत्रफल समान होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आया। तो कभी भी जब अगर हम लोग बड़े वस्तु से अगर हम लोग उसको छोटे वस्तु में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा आपको यही कंसेप्ट याद रखना है कि अगर 2D रहेगा तो क्षेत्रफल मतलब दोनों का बराबर करना है हमें, और अगर 3D रहेगा तो आयतन हमें दोनों का क्या करना है, बराबर करना है, यानी कि सेम सेम करना है। कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको संख्या निकालना है ना, संख्या देखिए यहाँ पर मैं 3D 2D दोनों का बता देता हूँ। 3D का निकालना है तो जो बड़ा का आयतन होगा उसको आपको ऊपर में लिखना है, बड़ा का आयतन, ठीक है, बड़ा का आयतन जो भी होगा उसको आपको ऊपर में लिखना है, बटे क्या करना है, छोटे का आयतन, बस आपका संख्या निकल जाएगा कि के पीस बनेगा। बात समझ में आया। मतलब ये जो 4 सेंटीमीटर का जो हमारे पास जो बड़का जैसा घन है, इसको जब हम लोग छोटका जैसा घन में बदल देते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले जब घन में बदलते हैं तो इसका केटो बनेगा, मतलब कितना घन बनेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो बड़का जो हमारे पास घन है उसका आयतन निकाल देंगे, छोटका वाला घन का आयतन निकाल देंगे और दोनों को भागा दे देंगे, बस हमारा संख्या निकल गया। 2D में बात करेंगे तो बस क्षेत्रफल, बड़का का क्षेत्रफल बटे छोटका का क्षेत्रफल, बस सिंपल सा ये फंडा है, ये आपको करना है। तो चलिए बना लेते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, बात आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि बड़का जैसा घन है इसको हम लोग छोटका घन में काट काट के परिवर्तित कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले तो भाई हम संख्या निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है संख्या, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है सर, घन का आयतन होता है AQ। तो यहाँ पर देखिए बड़का वाला का क्या है, भुजा 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4 बटा छोटका का आयतन, तो छोटका क्या है 1 है, तो इसका हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1, तो 4 चले 16, 16 चौके 64, 64 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, यानी 64 पीस घन बनेगा हमारे पास सर। बात समझ में आया। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला ये जो घन था, जब इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बदल रहे हैं तो कितना घन मेरे पास बन रहा है, 64 पीस घन बन रहा है। क्लियर है। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस को, अब पढ़िए आप क्या बोला गया है, ठीक है। मतलब ये जो 64 पीस निकला, ये जो 64 पीस निकला ये किस साइज का है, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है। बात समझ में आया। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन है, यहाँ पर 64 पीस घन है, 64 पीस घन है। अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला है, सभी छोटे घनों का बड़े घन के सतह क्षेत्रफल से अनुपात है, ठीक है। देखिए पहले छोटका वाला घन दिया है, फिर बड़का वाला घन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे घन का जो भी सरफेस एरिया होगा, ठीक है, छोटे घन का सरफेस एरिया, छोटे घन का सरफेस एरिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात करेंगे किससे, बड़े घन के सरफेस एरिया से, बड़े घन के सरफेस एरिया से। बात क्लियर है। अब जो घन का जो सरफेस एरिया होता है, मैंने पहले बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है, यानी सतह क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला आपको कुल वाला लगाना है, कुल का सूत्र होता है 6a²। देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो 6 का 6 हो जाएगा सर, ठीक है,
छोटा का लिख रहे हैं ना, छोटा का, तो 6 का 6 और भुजा यहाँ पर एक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माने क्या, 1 गुना 1। और आप खुद बताइए, खुद आप यहाँ पर बोलिए कि छोटा घन मेरे पास के पीस है, 64 पीस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, थोड़ा मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ये तो हुआ हमारा एक घन का हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर 64 घन है ना, तो 64 घन के लिए क्या करेंगे, 64 से गुना करेंगे, ऐसे करना है। क्लियर है। और एक यहाँ पर एक ही टू है, देखिए बड़का वाला घन के टू है सर, एक ही टू है ना, तो यहाँ पर तो एक ही लिखना है हमें। क्लियर है। और बड़े घन का जो सरफेस एरिया होगा इसका भी सूत्र 6a² ही होगा, तो 6 का 6 और a² के लिए यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माने क्या, 4 गुना 4। जो कट रहा है काट दीजिए, 6 खत्म। ठीक है। और आप खुद देखिए, 4 4 16 और 16 चौके 64, मतलब इधर बचा 4 और इधर कुछ नहीं माने 1, तो 4:1 इसका सही आंसर हो गया। तो 4:1 पे टिक मारिए, घर आ जाइए। आपको 1:4 नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले छोटा का बात हुआ है तो पहले हम लोग छोटा का लिखे, फिर बड़ा का बात हुआ इसलिए हम लोग बाद में बड़ा का लिखे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहे हैं, देखिए मैं कंसेप्ट को भी बताते हुए चल रहा हूं आपको, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम यहाँ पर लग जा रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरे कुएं की खुदाई की गई और उस खुदाई की मिट्टी से एक 22 मीटर गुने 14 मीटर का मंच बनाया गया। उस मंच की ऊंचाई है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु से दूसरा वस्तु यहाँ पर भी तो बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी को खोद खोद के क्या बनाया गया, कुआं बनाया गया। और यहाँ से जो मिट्टी निकला ना, जो मिट्टी निकला, इसी मिट्टी से क्या बनाया गया, इसके बगल में एक चबूतरा बनाया गया। बात समझ में आया। मतलब एक हमारे पास एक चीज है जिससे, मतलब एक बड़का जैसा चीज है, उसको कन्वर्ट करके हम लोग छोटा चीज में छोटा चीज बना रहे हैं, यही बात हुआ ना। तो यहां पर भी इस केस में भी क्या होना चाहिए, आयतन सेम टू सेम होना चाहिए। आयतन दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सिंपल सा कहानी है सर, चलिए कहानी को हम लोग यहाँ पर रूप दे देते हैं। क्लियर है। दोनों का क्या होगा, यहाँ पर जो आयतन होगा दोनों का आयतन सेम टू सेम होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कुआं है, तो कुआं का आयतन, ठीक है, कुआं का आयतन। क्लियर है, कुआं का आयतन। ठीक है, आगे देखिए। और यहाँ पर क्या है, हम लोग एक मंच बना रहे हैं, ठीक है, मंच बना रहे हैं ना। चलिए देख लीजिए, तो मंच का आयतन हो जाएगा, मंच का आयतन, क्रंच मचा मंच मचा, आप सुने होंगे, खाए भी होंगे। चलिए, तो मंच वो मंच नहीं है, यहाँ पर मंच बना रहे हैं, मतलब एक चबूतरा बना रहे हैं। मंच को यहाँ पर हम लोग चबूतरा भी बोल सकते हैं, ठीक है, चबूतरा भी बोल सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना, इसको हम लोग चबूतरा भी बोल सकते हैं। अब देखिए सर, कुआं का जो आकृति होता है किस प्रकार से होता है, बेलन टाइप का होता है। इसी प्रकार से कुआं होता है ना, कुआं इसी प्रकार से होता है, तो बेलन हो जाएगा। और यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई दिया है, ऊंचाई का बात हो रहा है, मतलब ये क्या है, हमारा घनाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, L × B × H। क्लियर है। और कुआं का आयतन यानी बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा। तो पाई का मान 22/7। क्लियर है। देखिए यहाँ पर व्यास दिया है, व्यास, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2 यानी कि व्यास बटा 2 यानी कि 7/2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर r² है, r के लिए क्या लिखेंगे, 7/2 × 7/2। यहाँ पर ऊंचाई है h है, इसके लिए h कितना है, गहराई को ही ऊंचाई बोलते हैं, तो यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो 20 लिखेंगे, गुना 20। यहाँ पर l देखिए क्या है, 22 और ये b दिया है 14, तो 22 × 14। यहाँ पर हमें h ही तो निकालना है, तो h को छोड़ देते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया। चलिए जो कट रहा है काट दीजिए, 7 7 खत्म, 2 × 2 11 दूने 22, 2 × 2 2 दहाई 20। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ पर 7 के 7 और 7 दूने 14। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11 × 11 11 दूने 22। ठीक है, 2 × 2 2 × 5 10। ठीक है, आप काट लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, काट रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो 5 बराबर, इधर 5 ही बचा और इधर बचा 2h, इधर क्या बचा 2h, तो इसको लिख सकते हैं ना 2h = 5। तो h बराबर हमारा हो जाएगा 5/2, और 5 और 2 को जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा, यानी 2.5 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखिए एक चीज से जब भी हम लोग कोई दूसरा चीज बनाएंगे तो उस केस में क्या होता है, आयतन जो होता है समान होता है 3D में, और अगर 2D का बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका समान होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमें देखिए कुछ डेटा दिया गया है, जिससे कि पहले मैं यहाँ से डेटा को लिख लेता हूँ। पहले हम देख लीजिए डेटा क्या क्या दिया गया है। एक 46 दिया गया है, एक 64 दिया गया है, 87 दिया गया है, एक 40 दिया गया है, 58 दिया गया है, 77 दिया गया है। क्लियर है, 35 दिया गया है। ठीक है, 90 दिया गया है, 55 दिया गया है,
92 दिया गया है और 33 दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो जो डेटा दिया गया था मैंने लिख लिया। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि अगर 92 को 99 से, मतलब जो 92 है उसको हम लोग 99 कर देते हैं। तो 92 कहाँ है देख लीजिए, यहाँ पर 92 है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं 99 कर देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसको हमने 99 कर दिया। ठीक है। 41 को 43 से, 41 को 43 बना दीजिए, 41 से आपका इसको हम लोग 43 कर देते हैं, यह 43 हो गया। क्लियर है। अब देखिए कि माध्यिका है, माध्यिका आपको निकालना है, मतलब माध्यक निकालना है यहाँ पर। तो माध्यक निकालने के लिए या तो इसको आप घटते क्रम में लिखिए या फिर आप इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। चलिए हम लोग बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है 33 है, तो 33 लिख देंगे। बढ़ रहा है ना तो बढ़ा रहे हैं। चलिए 33 के बाद कौन आता है 35 आता है, तो 35 लिख दिए। तो 33 भी खत्म, 35 भी खत्म। और कौन है देखिए 33 35 फिर 43 आएगा। चलिए 43 को लिख देते हैं, 43 खत्म। फिर 46 आएगा, 46 को भी खत्म कर दिए हम लोग। फिर 55 आएगा ना, 55, तो चलिए 55 को भी खत्म कर देते हैं, 55 भी खत्म हो गया। फिर कौन आएगा यहाँ पर 58 आएगा, तो चलिए 58 को भी खत्म कर देते हैं। फिर कौन आएगा 64 आएगा, तो चलिए 64 को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर कौन है 77 है, तो 77 को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है। फिर कौन है 87, तो 87 को भी खत्म कर देते हैं। फिर कौन है 90 को भी खत्म कर देते हैं यहाँ से। फिर कौन है 99 को भी खत्म कर देते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए गिन लीजिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n का जो मान है 11 है। ये क्या है विषम है, और जब विषम होता है ना तब जो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, जो माध्यक का फॉर्मूला होता है क्या होता है आपको पता होगा, क्या होता है n+1/2 वां पद, ये होता है माध्यक का फॉर्मूला जब विषम हो तब। सम का बात नहीं हो रहा, जब विषम होगा तब। तो n की जगह पे क्या बिठाएंगे 11, तो 11 जोड़ 1/2। ठीक है। तो इसको अगर काटेंगे तो 11 और क्या हो जाएगा 12/2, तो 2 के 2 2 छके 12, यानी क्या आएगा 6वां पद। तो 6 नंबर में कौन सा पद है देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्या है 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 58। क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दम नहीं होता क्वेश्चंस में, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। आगे देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये x और y का मान दिया है, और यहाँ से हमें x और y का मान यहाँ पर पुट कर देना और k का मान निकालना है। देख लीजिए क्या होगा, तो 3x - ky बराबर 5, तो 3 का 3 x का मान देख लीजिए कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 लिख देते हैं, माइनस k का k, y का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 लिख देते हैं बराबर 5। तो 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, -2k हो गया बराबर 5 हो गया। ठीक है। अब देखिए -2k रहने देते हैं, 5 का 5 +9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, तो -2k 5 में 9 गया तो -4, फिर माइनस माइनस खत्म, 2 के 2 2 दूने 4, यानी के बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखिए, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है a × b, फिर यहाँ पर इस प्रकार से एक रूट है, और रूट के यहाँ पर हमारा n है। क्लियर है। और यहाँ पर a/b दिया गया है का परिमेयी गुणनखंड है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो a × b ये दिया गया, ये हमारा परिमेय है, और ये जो रूट वाला दिया गया है ये हमारा अपरिमेय है, और ये जो कंप्लीट है, कंप्लीट यहाँ पर ये जो कंप्लीट पूरा है इसका हमें परिमेयी गुणनखंड देखना है। मतलब ये 4 में से कोई एक होगा जो इसका क्या होगा परिमेयी गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो रूट वाला दिया गया ना, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्या दिया गया है यहाँ पर n दिया गया है, √a/b दिया गया है। देखिए इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है a/b, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, और यहाँ पर जो भी चीज रहेगा इस चीज को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर n है तो हमने यहाँ पर n लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया a/b के पावर में 1/n। क्लियर है। अब देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमारा 2 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, तो रिटर्निंग यहाँ पर हमारे क्या आता है 5 ही आता है। बात समझ में आया। मान के चलिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 का हमने क्यू ले लिया, तो यहाँ पर रिटर्निंग हमारा क्या आएगा, जैसे 3 3 मिल गया ना, तो यहाँ पर रिटर्निंग हमारे 6 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर n है, यहाँ पर वो a/b है ना, यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या है a/b है, तो a/b की जगह पे हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर कंप्लीट n लाना पड़ेगा, तब हमें रिटर्निंग यहाँ पर क्या मिलेगा a/b मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा a/b मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, समझ लीजिए, बात को समझिए अच्छे तरीके से। देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 के माथा में 2 आएगा तभी यहाँ पर 5 रिटर्निंग आएगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 3 है तो 6 के माथा में 3 आएगा तभी यहाँ पर 6 रिटर्निंग आएगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर n है a/b है, तो यहाँ पर a/b के माथा में अगर n आएगा तभी हमारा a/b यहाँ पर रिटर्निंग आएगा। तो बात को समझिए, बहुत ही सिंपल फंडा है। देखिए अगर इस चीज को अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, ये तो n है तो n तो रहेगा ही हमारा, यहाँ पर देखिए a/b है तो a/b लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर क्या है
यहाँ पर n है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर ही हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है a बटा b है, तो a बटा b रहेगा तो क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो a स्क्वायर हो जाएगा और b इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़े ना हमारा n आया पावर में n आया, नहीं आया ना, दो आया, तो ये तो आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। उसी प्रकार से अगर हम लोग इस चीज को देखेंगे तो ये भी तो होगा नहीं। आप देख सकते हैं, चेक करके देखिए, यहाँ पर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देख लीजिए आप, जैसे कि ये वाला हमारा है ना, तो यहाँ पर n तो n रहेगा, यहाँ पर a बटा b रहेगा, ठीक है। तो पहला बात तो ये n वाला तो है ही नहीं, यहाँ पर तो n वाला तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं जिंदगी में, इसको तो भूल ही जाइए आप, ठीक है। अगर मैं इसका बात करूं, देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या a के पावर में n+1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a के पावर में n+1 और यहाँ पर b के पावर में n+1। तो ये भी तो कभी आपका नहीं ना आएगा, ऐसे आएगा क्या, a बटा b के पावर में n आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी तो होगा नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए n, मैं फिर से एक बार इसको लेता हूँ, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी को अब मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, a के पावर में n-1 है और यहाँ पर b के पावर में n-1 है। क्लियर है, बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पर n का n ही रहा। अब देखिए यहाँ पर a के मात्रा में कुछ नहीं, तो एक है, यहाँ पर b के मात्रा में कुछ नहीं, तो एक है। तो a और a समान है, मतलब आधार समान है, तो पावर में क्या होता है, जोड़ होता है। तो a 1 + n-1 बटा b, उसी प्रकार से b में भी होगा, तो 1 + n-1, तो -1 + 1 खत्म, -1 + 1 खत्म, तो बचा क्या n, यहाँ पर बचा a के पावर में n और b के पावर में n। तो इसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं a बटा b के पावर में यहाँ पर होल n। देखिए तो आ गया ना, तो यहाँ से रिटर्निंग हमें क्या मिलेगा, a बटा b मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक है, आप किसी भी तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये तो आपका फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 9 का बी आंसर होगा, जो कि आंसर की में दिया हुआ है। मतलब 1 नंबर जो शंकु है, शंकु का 1 में डी, ठीक है, तो 1 का डी मतलब शंकु का जो होता है ये होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। उसी प्रकार से बेलन 2 का क्या है बी, 2 का बी मतलब 2 का बी बेलन का होता है πr²h, जो कि मैंने आपको अभी बताया। 3 का ए होगा, 3 का ए यानी गोला का 4/3 πr³ ही होता है। गोलार्ध मतलब क्या, मतलब जो अर्ध गोला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हेमीस्फीयर कहते हैं। तो अर्ध गोला का क्या होता है सर, यहाँ पर देखिए 2/3 πr³। तो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था। क्लियर है, तो यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर बोला गया है कि अगर m और n द्विघात समीकरण x² + px + 8 = 0 के मूल है तथा m - n = 2 है तो p का मूल्य है। बात को समझ लीजिए, यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, x² + px + 8 दिया गया है बराबर 0। यहाँ पर ये हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है। m और n क्या है, 2 इसका रूट है, मतलब कि मूल है। m और n क्या है, 2 इसका मूल है। बात समझ में आया। और यहाँ पर और एक कंडीशन दिया गया है कि m - n जो होगा ये क्या होगा, 2 होगा। तो p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप याद करिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं गुणनखंड को। तो गुणनखंड को बनाने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हम लोग दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। और इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने से या फिर घटाने से बीच वाला आता है और गुना करने से वही वाला आ जाता है। तो फर्स्ट में क्या है 1 है, लास्ट में क्या है 8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 ही आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, इस 8 को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, 2 संख्या में तोड़ना है। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर 2 चीज, जैसे कि 8 है ना यहाँ पर, तो 1 और 8 भी हो सकता है, ठीक है, 1 और 8 भी हो सकता है ना, क्योंकि 1 और 8 गुना करने से हमारे क्या होगा 8 भी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि 6 है तो 2 और 4 भी हम लोग ले सकते हैं, 2 और 4 भी हो सकता है। 7 है ना, 7 तो 7 का भी केस बन सकता है, 5 का भी केस बन सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 6 के केस को देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक मूल मिल जाएगा 4 और 2, 4 और 2 का रूट मिल जाएगा। तो 4 और 2 में जब हम लोग 2 घटाएंगे, 4 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर इस केस में हमें कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। बात समझ में आया। मतलब यहाँ पर जो p होगा ना, p ये जो होगा हमारे ये ±6 होगा। कैसे होगा आपको पता चला, बात को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना है सर, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 8 होगा। अब बताइए, आप खुद बताइए कि क्या क्या गुना करने से 8 होता है। तो 1 और 8 गुना करने से 8 होता है। 1 8 बोलिए या फिर 8 1 बोलिए, अब दोनों का बात एक ही है। या फिर 2 और 4 होगा, 1 8 होगा या फिर 2 और 4 होगा, ठीक है। तो बताइए 8 और 1 में अगर 8 और 1 को अगर घटाएंगे तो कभी भी 2 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 4 में अगर 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। मतलब क्या 4 और 2 ही तो आंसर हो रहा है ना, 4 और 2 मतलब क्या यहाँ पर 6। क्लियर है। तो ±6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नहीं समझ में आता था आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और बता दूंगा अच्छे तरीके से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखिए इसको भी अगर हम लोग बाय ऑप्शन बनाते हैं, देखिए क्या है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है। अंश और हर को जोड़िए 7 होना चाहिए। ट्रिकी देखिए कंसेप्ट, यहाँ पर देखिए अंश ऊपर में 2 है, नीचे हर 5 है, तो 2 और 5 को जोड़ने से 7। यहाँ पर भी दोनों को जोड़ेंगे तो 7,
यहाँ पर भी दोनों को जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पर भी दोनों को जोड़ेंगे तो 7। तो पहला जो कंडीशन है ये तो फेल हो गया क्योंकि सब में 7 7 आ गया। हो सके ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाए कि पहला कंडीशन में आपका बन जाए। फिर आगे देखिए, अंश का 4 गुना, अंश का 4 गुना करेंगे तो इसका 4 गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। हर के 5 गुना, इसका 5 गुना करेंगे 5 5 25 हो जाएगा। 8 कम है, 8 से कम है, तो देखिए यहाँ पर 8 से कम होगा क्या, 25 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। इसको देखिए, फर्स्ट वाला को 4 गुना तो 4 1 4, और इसको 5 गुना तो 5 हो 30, यहाँ पर कम कितना है, 30 में 4 गया तो 26, ये भी तो होगा नहीं। इसको देखिए, ऊपर वाला 4 गुना तो 4 5 20, और नीचे वाला 5 गुना तो 5 दूने 10, ठीक है। एक सेकंड, नीचे वाला ऊपर वाला 4 गुना तो 4 5 20, और यहाँ पर 5 गुना तो 5 दूने 10, ये भी तो होगा नहीं, ठीक है। इसको देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, और ये 5 चौके 20, तो आप खुद देख लीजिए 20 में अगर 12 घटेगा तो 8 है कि नहीं, तो यहाँ पर 8 से कम बोला है, तो यही तो हमारा सही आंसर है, यही तो हमारा सही आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऐसे आप मान के भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप मान के भी बना लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं मान के नहीं बनाया, डायरेक्ट मैं यहाँ पर ट्रिक अप्लाई किया और बना दिया क्वेश्चन को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के डरिए मत, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहला बात तो पेरीमीटर यानी कि परिधि यानी कि परिमाप दिया गया है, किसका किसका, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात त्रिभुज पी एस टी, त्रिभुज पी एस टी, यह आपका परिमाप दिया गया है। बात समझ में आया? क्या दिया गया है, 3:4, और जो परिमाप दिया जाएगा, कभी भी अगर आपको क्षेत्रफल निकालने बोला जाएगा उसी त्रिभुज का, तो बस उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, जो भी दिया गया है उस भुजा का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको हड़बड़ाना नहीं है, और डायरेक्ट आप 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, तो ये आप गलत बनाकर घर आ जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ये वाला हमने मार दिया, सही हो गया, ये आपने गलत मार दिया, गलत मार दिया। क्यों? देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, देखिए यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट भी वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज पहले कौन सा दिया है, त्रिभुज पी एस टी दिया है, देखिए ध्यान से, त्रिभुज पी एस टी दिया है, फिर बाद में हमारा त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, फिर बाद में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो पहले पी एस टी वाला का लिखेंगे, तो पी एस टी के लिए कितना है, 4 है, तो पहले 4 का स्क्वायर होगा, फिर पी क्यू आर का होगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 16:9 आएगा, तो मतलब ये होगा इसका सही आंसर। क्लियर है? ये वाला नहीं होगा, आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, आपको सोच समझकर आंसर को टिक करना है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो उस कमरे के लोगों की संख्या है। बात समझ में आया? यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब एक कमरा है, उसमें बहुत सारे आदमी है, कितने आदमी है अभी हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 5 10 15 20, इसमें से ही कोई आदमी होगा, ठीक है। सबसे हाथ मिला रहा है, और यहाँ पर कुल हाथ मिलाने का जो कुल संख्या है कितना है, 45 है, तो यहाँ पर हमें लोगों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n × n-1/2, इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो होता है, ये हमारा कुल हाथ मिलाने का संख्या हो गया, ठीक है। n हो गया हमारा लोगों की संख्या, n हो गया लोगों की संख्या, और कुल हाथ मिलाने का संख्या का फॉर्मूला हो गया n × n-1/2, और यहाँ पर कुल हाथ कितना बार मिला रहा है, 45 बार मिला रहा है, यहाँ पर 45 हो जाएगा। बस इसको आप सिंपलीफाई कर दीजिए, तो n गुना n, तो n² माइनस n के n बराबर n, और 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n² माइनस n बराबर 90। अब आप खुद देख लीजिए ना, यहाँ पर कौन सा कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 होगा, लेकिन यहाँ पर 90 है, ये तो होगा नहीं। 10 को अगर चेक करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10, तो 100 में 10 जाएगा तो 90, हाँ 90 मिल गया, मतलब यही होगा सही आंसर इसका। क्लियर? उतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर यहाँ तक लाइए और ऑप्शन हिट करिए और मारिए आंसर और घर आइए। उतना अगर आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा, इधर देखिए कि आप क्वेश्चन ही नहीं बना पाए हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये बात आप समझ पाए कि नहीं पाए, मैं आपको फिर से और एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आ गया n × n के तो n², n × 1 के तो n, और 45 दूने 90। बस यहाँ पर एक करके चेक कर रहे हैं, 5 के लिए चेक करें, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 5 करेंगे 20, तो यहाँ पर देखिए 90 है, तो ये तो होगा नहीं। 10 के लिए चेक करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10, तो 90, हाँ 90 मिल गया, तो बस सही हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, x × x - 2 बराबर 1, और हमें निकालना है x² + 1/x²। क्लियर है? देखिए डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गुना है, तो गुना का उल्टा क्या होता है, भागा होता है, तो इधर 1/x आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का x प्लस 1/x है, अगर इधर लाएंगे तो माइनस 1/x होगा, इधर -2 है, अगर उधर जाएगा तो क्या होगा +2, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं,
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, कोई इशू नहीं रहेगा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x बराबर इधर 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे देखिए x खत्म हो गया, यहाँ पर बचा क्या एक्स स्क्वायर और ये क्या है प्लस 1/x स्क्वायर, तो प्लस 1/x स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए इधर तो हमारा 2 था ना, एक सेकंड, कुछ गलती नहीं है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया और ये इधर -2 है, तो इधर आने से क्या होगा +2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। बहुत ही सिंपल है, आप खुद देख सकते हैं, खुद बनाइए, खुद सोचिए कितना ईजी है क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बताया था, देखिए यहाँ पर खुद देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। यहाँ पर देखिए जब भी मतलब जैसे कि टेन हो, साइन हो, कॉस हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे टेन 7 डिग्री है, यहाँ पर टेन 7 डिग्री है और 10 यहाँ पर 83 है, तो देखिए 7 और 83 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, तो इस केस में इसका जो वैल्यू होगा हमें 1 मिलेगा। क्लियर है, गुना। यहाँ पर देखिए 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री, दोनों को 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो इस केस में भी हमें वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। उसी प्रकार देखिए 10 39 डिग्री और यहाँ पर 10 51 डिग्री, इसका भी योग करेंगे तो 90 होगा, तो इस केस में भी हमें 1 ही मिलेगा। और 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो बस सबको गुना कर दीजिए, आपका आ गया √3, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बात समझ में आया। ट्रिकी कंसेप्ट भी है, समझ भी सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमें दिया है x² + ax + b = 0 समीकरण का एक मूल दूसरे के 1/3 गुना है, ए और बी के बीच का सही संबंध है। देखिए यहाँ पर हमें मूल निकालना है, तो चलिए हम लोग मूल को कुछ भी मान लेते हैं। एक मूल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा मूल क्या है, एक मूल दूसरे के 1/3 गुना है। अगर एक तो अल्फा है तो दूसरा वाला हो जाएगा 1/3 अल्फा, क्योंकि 1/3 गुना है। क्लियर है, ठीक है। अब मूल का दो प्रॉपर्टी होता है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का अगर योग करेंगे, बात को समझ लीजिए, दोनों को अगर जोड़ेंगे ना, तो जोड़ते हैं, चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं अल्फा प्लस 1/3 अल्फा, तो जोड़ने से क्या फॉर्मूला होता है -b/a होता है, ठीक है, -b/a। तो यहाँ पे देखिए b का काम कौन कर रहा है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए ax² + bx + c = 0 होता है कि नहीं होता है। तो देखिए कंपेयर करेंगे x², a के सेंटर में 1 है और यहाँ पर b के सेंटर में a है, ठीक है। तो b के सेंटर में क्या है a है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है -a के सेंटर में 1 है, तो 1 को लिखिए ना लिखिए कोई मैटर नहीं करेगा, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3α + α/3 और इधर आपका बचेगा -a, तो 3α और यहाँ पर अल्फा, तो 4α/3 = -a, कोई इशू नहीं है, समझ पा रहे हैं। अब गुणनफल अगर करेंगे तो अल्फा गुना 1/3 अल्फा हो जाएगा, बराबर क्या होता है सर c/a होता है। तो c के सेंटर में कौन है b है और यहाँ पर a के सेंटर में 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b/1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा गुना अल्फा, तो α² / 3 = b, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ना α² = 3b लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर α² है तो इसको भी हम लोग α² ही बना देते हैं, फिर दोनों को क्या कर देंगे भागा दे देंगे, ठीक है। देखिए इसको अगर हम लोग वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो वर्ग करने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको अगर वर्ग कर देते हैं तो 16 α² / 9 और यहाँ पर a का स्क्वायर, क्योंकि -a का अगर स्क्वायर करेंगे तो +a² हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग α² निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9a² इधर और ये 16 इधर। क्लियर है, मतलब वज्र गुना कर दिया इधर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसको और इसको भागा दे देते हैं, तो यहाँ पर देखिए α² भागा हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 9a² / 16 है, ठीक है। ये कहाँ है हमारा नीचे में है, तो इसको हम लोग नीचे में ही लिख देंगे 3b। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर 3 के 3 और 3 3 9, α² एक α² खत्म। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा गुना कर दीजिए, तो 1 गुना 3a², तो 3a² हो गया बराबर यहाँ पर क्या है 16b, तो यहाँ पर 1 गुना 16b, तो 16b हो जाएगा 16, एक सेकंड अच्छे से लिख देते हैं 16b। तो ये रहा आपका सही आंसर 3a² = 16b, 3a² = 16b, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही है। बात समझ में आया, सिंपल है। दो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल, बस आपका आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का एरिया हमें निकालना है, तो हमें पता है ये x1 y1 होता है, ये हमारा x2 y2 होता है, ये हमारा x3 y3 होता है, ठीक है। बात को समझ लीजिए, क्वेश्चन को बनाइए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले तो आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है, x1 y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 y3 - y1
x3 y1 माइनस y2, बस सिंपल सा वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, बन गया क्वेश्चन आपका। x1 कितना है, a है तो a लिखेंगे, y2 कितना है, c प्लस ए, तो c प्लस ए माइनस y3 कितना है, y3 है a प्लस बी, तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस x2 कितना है देख लीजिए, x2 है आपका b, तो यहाँ पर आप b लिखिए, y3 है a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी लिख देते हैं, फिर माइनस y1 b प्लस c, तो यहाँ पर माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, प्लस x3 कितना है हमारा c है तो c लिख देते हैं, y1 माइनस y1 है b प्लस सी, तो b प्लस सी लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस y2 कितना है, y2 c प्लस है, तो माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी, बस यहाँ पर देखिए माइनस सी प्लस सी खत्म, माइनस बी प्लस बी खत्म, माइनस ए प्लस ए खत्म, तो यहाँ पर बचा 1/2, ठीक है। अब a गुना सी तो ए सी, माइनस ए गुना बी तो ए बी, जोड़ b गुना ए तो बी ए, ठीक है, माइनस b गुना सी तो बी सी, जोड़ c गुना b तो सी बी बोलिए बी सी बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। फिर प्लस माइनस ए गुना सी तो ए सी, देखिए यहाँ पर सब कट जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी खत्म, माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म, ए बी बोलिए बी ए बोलिए, बात एक ही है, ठीक है, ए बी बी एक ही है, और यहाँ पर बी सी भी एक ही बात है, तो खत्म, तो कंप्लीट जीरो हो गया, तो मतलब इसका सही आंसर कितना होगा, जीरो आएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में तो आप एकदम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे शायद इस क्वेश्चन को नहीं बनाए होंगे। देखिए y बराबर क्या दिया गया है, m प्लस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, y लिख देता हूं मैं यहाँ पर, m का m, क्लियर है, और यहाँ पर मैं मतलब यहाँ पर m कॉमन ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर m कॉमन ले लिया तो इसके लिए 1 बचा, ठीक है, एम स्क्वायर के लिए क्या बचेगा, m बचेगा, फिर यहाँ पर एम स्क्वायर बचेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर है, तो y बराबर y, m का m, 1 का 1 प्लस, अब देखिए m प्लस एम स्क्वायर एम क्यू, ये जो यहाँ से ये वाला जो आएगा इसका वैल्यू क्या है, y ही तो है, तो इसके बदले हम लोग y बैठा सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन आपका लगभग बन चुका है। देखिए तो यहाँ पर m को लिख सकते हैं इस साइड में 1 प्लस वाई बराबर y, हमें m का वैल्यू निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, y बटा 1 प्लस वाई, कौन वाला है सही आंसर देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है, y बटे 1 प्लस वाई। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, आकृति में एक अर्धवृत्त के केंद्र बिंदु O को ए बी बराबर 8 मीटर, मतलब ए से लेकर बी का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। अगर कोण ए बी पी मतलब ये जो कोण है 60 डिग्री, और देखिए ध्यान से, जब भी अर्धवृत्त रहेगा इस प्रकार से, कहीं पर भी जब इस प्रकार से हम लोग कोण खींचेंगे, जो होता है समकोण प्रकार का, मतलब ये 90 डिग्री बनाता है। तो देखिए हम लोग सब त्रिभुज को भूल जाते हैं, हम लोग मतलब पूरा आकृति को आप भूल जाइए, सिंपल सा आप इसको ड्रॉ कीजिए और आप इसको बनाइए। देखिए ये कोण है आपका 60 डिग्री, ये कोण है आपका 60 डिग्री, और ये आपका कितना है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। यहाँ पर आपका क्या है, ए है, बी है, पी है, ये आपका 8 है, ठीक है। आपको निकालने बोला है त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल, आपको निकालना है ए बी पी का क्षेत्रफल, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना बी गुना एच होता है, 1/2 गुना बी गुना एच होता है, मतलब आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आपको आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए, मतलब ये वाला आपको निकालना है और ये वाला आपको निकालना है, आपका तो क्वेश्चन बन गया। देखिए ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर 60 डिग्री रहे तब, यहाँ पर अगर 60 डिग्री रहे तो, ठीक है, यहाँ पर जितना भी रहेगा इसका आधा यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। 60 डिग्री रहेगा तब, मैं बार बार बोल देता हूँ, यहाँ पर अगर 60 डिग्री रहेगा तब, अगर यहाँ पर जो भी रहेगा इसका आधा आपको लिखना है, और यहाँ पर क्या करना है, जो भी चीज़ यहाँ पर है इसका √3 गुना कर देना है, मतलब 4√3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे 8 है तो 8 का आधा 4, और यहाँ पर क्या करना है, √3 से आपको गुना कर देना है, तो बस आपका सब कुछ निकल गया। बस आप सिंपल सा बना लीजिए, 1/2 गुना बी कितना है यहाँ पर, बी आया 4, और एच कितना आया 4√3, तो 2 1 2, 2 दूने 4, 2 2 चुके 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सारा का सारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल पहला बात तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और यहाँ पर एक भी आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं दिया है। लेकिन अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8√3 इसका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर आंसर की देखिएगा तो आपको यहाँ पर गलत मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जितना भी ऑप्शन दिया गया सारा का सारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता है बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो इसका लेकिन एक्चुअल में जो सही आंसर होगा 8√3 होगा इसका सही आंसर। बात समझ में आया, ट्रिकी कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में इसका ट्रिक क्या है। अगर 60 डिग्री रहेगा तब आप ऐसे कर पाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा
इसका आधा यहाँ पर और यहाँ पर इसका √3 गुना कर देना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके किताब में 9.1 का किताब है जो आपका मतलब टूट जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ डेटा अलग है, लेकिन यहाँ पर डेटा कुछ अलग है। ठीक है, देखिए क्या है क्या है, शीर्ष पर आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़, मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक हम लोग पेड़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं तो बनाता हूँ पेन टेबलेट में ना थोड़ा दिक्कत होता है बनाने को, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए पेड़ यहाँ पर टूट जाता है, पेड़ यहाँ पर टूट जाता है और टूटने के बाद क्या करता है, यहाँ से मतलब कुछ इस प्रकार से ये जो है ये वाला यहाँ पर आकर सड़ जाता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, आधार से 10 मीटर की दूरी पर जमीन छूता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिया गया है 10 मीटर दिया गया है। कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री का। क्लियर है? तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। पेड़ की लंबाई मतलब क्या, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ये डिस्टेंस आपको निकालना है। लेकिन तब आप एक काम कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस निकालिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो पेड़ है टूट कर क्या कर रहा है, इस प्रकार से जमीन को ही तो छू रहा है ना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस निकाल दीजिए। आपका जो भी मतलब पेड़ का जो भी ऊंचाई है ये चीज़ आपका निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल है। ये चीज आपको दिया गया है ना, देखिए 30 डिग्री जब रहेगा तब आपको क्या करना है, 30 डिग्री अगर आपका दिया रहे तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको √3 से भागा दे देना है। जो भी चीज रहेगा यहाँ पर √3 से यहाँ पर भागा दे देना है। यहाँ पर क्या करना है, 2 से गुना कर देना है यहाँ पर जो भी चीज रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल है कि नहीं है? अगर 30 डिग्री यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर √3 से भागा और यहाँ पर ये जो चीज रहेगा इसको यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर पेड़ का ऊंचाई निकालने बोला है, तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 √3 और यहाँ पर देखिए 10 दूना 20 √3, 20 बटा √3 है तो √3 कॉमन आएगा तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर इसका हम लोग इस प्रकार से √3 कर दें तो कितना हो जाएगा 30 गुना √3 और √3 सिर्फ 3 आएगा, 3 दहाई 30 यानी कि 10 √3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 √3 मीटर इसका सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए ये सब का मैं हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही जल्द आपको पढ़ाने वाला हूँ और उस टाइम में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि अगर द्विघात समीकरण 4x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो p का मूल्य है। देखिए यहाँ पर जो मूल है ना, मूल क्या है, समान है। अब मूल समान कब होता है, जब हमारा b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर हम लोग बाय ऑप्शन चलेंगे जो कि हमारे लिए बेस्ट होगा। अगर आप कंसेप्ट से बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 4x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, बाय ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। यहाँ पर p का वैल्यू एक बार 2 रख कर देखते हैं तो p बराबर अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 4x² का 4x², ये तो कंप्लीटली 0 हो गया और यहाँ पर बचेगा +1 बराबर 0। तो अगर आप यहाँ पर इस कंडीशन में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 0 देखने को नहीं मिलेगा, मतलब p बराबर 2 तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, मतलब p बराबर 2 तो हमारा होगा ही नहीं। क्लियर है? अब मैं p बराबर 6 के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ, p बराबर 6 के लिए एक बार चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो p बराबर अगर 6 के लिए चेक करेंगे तो 4x² का 4x² माइनस का माइनस और p की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 में 2 गिर जाएगा तो 4x का x प्लस का प्लस 1 का 1 बराबर 0। तो इस केस में अगर चेक करेंगे देखिए ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए यहाँ पर b के सेंटर में क्या -4 है, तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 पहले से ही दिया हुआ है a और c, तो a का मान है 4 और c का मान है 1, तो 4 गुना 1 तो -4 का स्क्वायर 16, -4 4 16, 16 के 16, 16 में 16 जाएगा क्या बचेगा 0। मतलब p बराबर 6 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब p बराबर 6 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, p बराबर 2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से p बराबर -2 के लिए एक बार देख लेते हैं। p बराबर -2 के लिए अगर देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 4x² का 4x²। ठीक है, और यहाँ पर -2 और यहाँ पर ये -2, -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 और यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस 4x
प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, बी ए है तो बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 4 16, 16 के 16, तो इस केस में भी आपको मिल जाएगा, मतलब इस केस के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p बराबर 2 के लिए चेक कर लिया, 6 के लिए कर लिया, -2 के लिए कर लिया, अब बचता क्या है, -6 बचता है। तो चलिए एक बार -6 के लिए भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, उस प्रकार से हमको कंडीशन पता चल जाएगा। तो 4x² का 4x² माइनस का माइनस, अब p की जगह पे क्या रखेंगे, -6 रखेंगे। अब आप खुद देखिए यहाँ पर -6 रखेंगे, यहाँ पर -2, -6 -2 -8 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8x हो जाएगा। तो इस अगर आप इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसमें तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब ये दो चीज में कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में ये वाला है, -2 और 6, तो -2 और 6 इसमें है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, मतलब यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो जोड़ने पर जो चतुर्भुज बनेगा वह किस प्रकार से होगा, तो देख लीजिए। पहले तो हम लोग सिंपल से एक रफ डायग्राम बनाते हैं। अभी ये वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज, समांतर, अभी क्या है पता नहीं, लेकिन पहले हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, इसका वैल्यू जैसे कि 1 1 हो गया, इसका वैल्यू -1 5 हो गया, इसका वैल्यू हमारा हो गया 7 और 9 हो गया, इसका वैल्यू क्या है 9 5 है, तो इसको हम लोग 9 और 5 लिख देते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबका डिस्टेंस जैसे कि ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, हर एक चीज़ को निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। और देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पता होगा आपको, सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको मैं डायरेक्टली बनाता हूँ, ए और बी का बात करूंगा, ये और ये। ठीक है, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ। तो -1 और ये -1 है, तो -2 डायरेक्ट में लिख देता हूँ, तो 4 + 16 होगा, जो क्या आएगा आपका √20। फिर मैं BC अगर निकालूंगा, BC यहाँ से, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा √, ये हो जाएगा आपका 64 + 16, जो क्या आएगा आपका 64 16 80 आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2√20। क्लियर है। फिर हम लोग निकालेंगे CD, तो CD को जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से C और D 9 7 2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 + 16 यानी 4 16 20, तो ये आएगा √20। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर आपका AD बोलिए या फिर DA, जो भी बोलेंगे आप, AD। ठीक है, AD अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो AD हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64 + 16 ही आएगा, ये 64 है। ठीक है, 64 64, तो ये होगा हमारा √80, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2√20। क्लियर है। तो अगर आप इस बात को देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन दोनों समान है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमारा समान है। तो यहाँ से तो आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ से क्या हो गया, वर्ग तो होगा नहीं, क्योंकि वर्ग का सारा बराबर होता है। ठीक है, तो अब समचतुर्भुज होगा या फिर आयत होगा, इस चीज को देखना है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर, अगर ये जो विकर्ण है और ये वाला जो विकर्ण है, मतलब अगर दोनों विकर्ण, मतलब कि D1 = D2 अगर हो जाता है तब ये आयत होगा, और अगर D1 ≠ D2 होता है, मतलब दोनों विकर्ण अगर बराबर नहीं होता है, तब ये समचतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए D1 निकाल लेते हैं पहले। D1 नाम किसी का भी कुछ भी दीजिए ना, चलिए AC निकाल लेते हैं पहले। तो AC निकालेंगे तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए, A और C 7 9 है, 1 1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 64, मतलब यहाँ पर आ जाएगा √100, यानी कि आपका आ गया 10। क्लियर है। फिर अगर D2 अगर हम लोग निकालेंगे, D2 में क्या है देख लीजिए यहाँ पर BD। ठीक है, तो BD नहीं BD। ठीक है, BD अगर निकालेंगे तो BD हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या -1 5 है, यहाँ पर 9 और 5 है, तो इस केस में हमारा हो जाएगा 100 जोड़ 0, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 100, मतलब आया 10। मतलब आप देख लीजिए दोनों D1 D2 क्या है बराबर है, तो D1 और D2 बराबर होने से क्या होता है, ये हमारा आयत हो जाएगा। बस सिंपल सा फंडा ही है, आपको यहाँ पर लगाना है और बनाना है। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, रेखीय समीकरण जो 2x + 3y = 12 के साथ मेल खाए हुआ है, कौन इसके साथ मेल खा रहा है। यहाँ पर 2x तो मिल गया, 3y मिल गया, लेकिन ये 12 है, 15 है, होगा नहीं। 2x से 7x आकाश जमीन का अंतर, ये तो होगा नहीं। इसको अगर देखा जाए, देखिए कट रहा है चार का पड़ा में, 4 दूनी 8 यानी कि 2x, 4 3 12 यानी कि 3y, 12 चौक 48 यानी कि 12, 4x + 3y। ठीक है, 4 का पड़ा में काटे थे ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा ना। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पर 4 का पड़ा में काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 12 चौके 48, तो 2x + 3y = 12, तो 2x + 3y = यही तो मेल खा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, जो ऑप्शन नंबर C। देखिए इसको हम लोग संपाति भी बोलते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा, इसको हम लोग संपाति भी बोलेगा, तो यही आपको ऐसे ही आपको चेक करना है। क्लियर है। आगे देखिए वो 2 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए। यहाँ पर हमें tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया -4/2
10। क्लियर है। और tan थीटा बराबर क्या होता है सर, आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये होता है हमारा tan का p बटा b होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे p बटा b, मतलब p के सेंटर में क्या है -4 है, b के सेंटर में क्या है 3 है, h निकालना है तो h बराबर क्या होता है प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 4 -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमें निकालने के लिए बोला साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है p बटा h होता है। तो लिखेंगे p बटा h, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू -4 है और h का वैल्यू कितना है प्लस माइनस 5, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्लस माइनस 4 बटा 5। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन 3a माइनस बी बराबर 1 दिया है। और देखिए एक को भी आप साइन के टर्म में लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है, तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारा क्या 3a माइनस बी बराबर 90 डिग्री। क्लियर है। उसी प्रकार से देखिए कॉस के टर्म में है तो इसको भी हम लोग कॉस के टर्म में लाएंगे, √3/2, तो कॉस कितना का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो 2a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों को घटा देते हैं, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब 3a में 2a जाएगा तो बचेगा a, और 90 में 30 जाएगा तो बचेगा क्या 60। अब देखिए यहाँ से आप b का भी वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3a माइनस बी बराबर 90, तो b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 3a का 3a प्लस 90 इधर आएगा तो -90, माइनस b उधर जाएगा तो प्लस b हो जाएगा, तो 3 का 3, a का मान कितना 60 है तो 60 रखेंगे, -90 बराबर b, तो 60 थी 180, 180 माइनस 90 बराबर b, 180 में अगर 90 जाएगा तो क्या बचेगा 90, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 90 आया। तो यहाँ पर आपको निकालना है साइन a, साइन a, और a का मान आया 60, तो साइन 60 डिग्री हमें निकालना है, और कॉस b निकालना है, तो कॉस b का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए, तो साइन 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है √3/2, और कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है 0, तो ये ऐसा ऑप्शन है √3/2 और 0, √3/2 और 0, तो ये रहा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो क्वेश्चन बच जाते हैं, और जो 25 क्वेश्चन बच जाते हैं उसको मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।